चलिए स्टार्ट करते हैं हम एवरेज कॉस्ट के साथ। अभी तक आप मेरे साथ टोटल कॉस्ट पूरा समझ चुके हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग रेट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। एंड टोटल कॉस्ट कैसे डिराइव होता है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा। अब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट बहुत एक्सटेंट तक टोटल कॉस्ट से ही रिलेटेड है। अगर आपको टोटल कॉस्ट वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो एवरेज कॉस्ट के पोर्शन को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस करके मेरी कॉस्ट आई 2000 रुपए। 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करके मेरी कॉस्ट आई 2000 रुपए। तो एक यूनिट से कॉस्ट मेरी कितनी आई? एक यूनिट से मेरी कॉस्ट आई ₹100 पर यूनिट। सो ये 100 रुपए पर यूनिट ही मेरा क्या कहलाएगा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अब जैसे टोटल कॉस्ट दो तरह की होती है, ऐसे एवरेज कॉस्ट भी हमारे पास दो तरह की है। फर्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकेंड इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों का सम ही एवरेज कॉस्ट कहलाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। जबकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। जो भी आउटपुट आप प्रोड्यूस करें उसकी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है? आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ नहीं है, यहां आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट लिखा था। एवरेज वेरिएबल है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब इसको हम समझते हैं इनके डायग्राम क्या होते हैं, इनके नेचर क्या होते हैं, आराम आराम से एक एक चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ये आप मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हो। गेस करो कहां? आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब मैंने आपको यह सिखाया था, कुछ एक टेबल ऐसी बनवाई थी, याद करो। याददाश्त बड़ी कमजोर है तुम लोगों की। वैसे कह रहे हो नहीं समझ आया है? 10, 25, 50, 55 देखो याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था एक लेबर को 100 रुपए दे रहा हूं, तो एक को 100, दो को 200, 3 को 300, 4 को 400। फिर मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 100/10 कितना आया था? 10। 200/25 कितना आया था? 8। 300/50 कितना आया था? 6। 400/55 कितना आया था? 7.3। यहां मैंने दिखाया था आपको एबीसी कम हो रहा है, यहां एबीसी बढ़ रहा है। याद करो, याद आया कुछ? ये सारा का सारा आप मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टीवीसी की वीडियो में। टीवीसी में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। बस इसके आगे एक स्टेप और कर देते हैं तो वो टीवीसी बन जाता है। तो एवीसी अगर आप देखो, एवीसी पहले क्या करता है? डिक्रीज, फिर क्या करता है? इंक्रीज। एवीसी पहले क्या करता है? डिक्रीज, और फिर क्या करता है? वो इंक्रीज। तो यही चीज अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ एवीसी, तो सिंपली यू विल राइट इनिशियली it
decreases, thereafter it increases। पहले वो स्टार्टिंग में डिक्रीज करता है और बाद में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसकी वजह से जो इसका कर्व है हम देखेंगे यू शेप आता है, पहले गिरता है और फिर बढ़ता है। एवीसी का जो आपका कर्व है वाई आउटपुट कॉस्ट कैसा आया, यू शेप। क्यों, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में वाई एवीसी इज यू शेप्ड, वाई एवीसी इज यू शेप्ड, तो क्या रीजनिंग आप लिखोगे, वही रीजनिंग जो आपने टीवीसी में लिखी थी। ये बार बार नोट करने की जरूरत नहीं, आप रेफरेंस डाल देना बस टीवीसी की। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया, वाई एवीसी कर्व इज यू शेप्ड। क्यों एवीसी कर्व यू शेप्ड है, तो आपने क्या आंसर लिखना है, इनिशियली ड्यू टू proper utilization of fixed factors and specialization, TP increases with increasing rate, therefore per unit variable cost, that is AVC, starts falling। और सेकंड आप क्या लिखेंगे, आफ्टर अ पॉइंट ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ fixed factors, TP increases with, बोलो decreasing rate, therefore per unit variable cost, that is AVC, starts increasing। ये सिंपल सी रीजनिंग आपको लिखनी है। और इनफैक्ट आप देखो, जब तक वो फॉल कर रहा है हम कह सकते हैं जब तक कौन सी स्टेज चल रही है, फर्स्ट स्टेज, और जब वो राइज कर रहा है तो कौन सी स्टेज चल रही है, सेकेंड स्टेज। क्योंकि फॉल कब तक करेगा, जब तक टीपी इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट, और जब टीपी इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट तो वो क्या करना शुरू कर देता है, राइज। और हमें पता है वो कौन सी स्टेज है, सेकेंड। तो अगर आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, फॉलिंग पोर्शन ऑफ एवीसी इंडिकेट्स विच स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आंसर विल बी फर्स्ट स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। Which stage of law of variable proportion is indicated by rising portion of AVC? Rising portion AVC का कौन सी स्टेज इंडिकेट करता है, तो यू विल राइट सेकेंड स्टेज, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है जी, तो ये है आपका AVC कर्व इज यू शेप की पीछे की रीजनिंग। जब तक वो फॉल कर रहा है इट्स अ फर्स्ट स्टेज, जब वो राइज कर रहा है इट्स अ सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, अगर मैं आपको एक टेबल दे दूं, मैंने आपको एक टेबल दे दी, सपोज आउटपुट एवीसी 1 2 3 4 5 10 9 8 12 15, मैंने कहा बताओ आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बताओ चलो, जब तक एवीसी फॉल कर रहा है कौन सी स्टेज चल रही है हमारी? तब तक हमारी चल रही है फर्स्ट स्टेज। जब तक एवीसी हमारा फॉल कर रहा है कौन सी स्टेज? फर्स्ट स्टेज। और जब एवीसी हमारा राइज कर रहा है तो कौन सी स्टेज चल रही है हमारी? सेकेंड स्टेज। व्हेन एवीसी इज फॉलिंग इट्स अ फर्स्ट स्टेज, व्हेन इट इज राइजिंग इट्स अ सेकेंड स्टेज। तो ये आपने पढ़ा एवीसी, जो कि हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा पढ़ लिया था टीवीसी में, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब हम आते हैं एएफसी के ऊपर। एएफसी देखिए, एएफसी की जब आप बात करते हैं, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, ये कैसे निकलता है? ये निकलता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अच्छा, सेम में एवीसी भी आप कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। चलिए अब एएफसी की हम बात करते हैं, कैसे निकलता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आपको पता है टीएफसी जो है वो हर लेवल पे हमारा क्या रहता है? सेम। आउटपुट टीएफसी 1 2 3 4 5 100 100 100 100 100। एएफसी 100 50 33.3 25 20 100 बटा 1 100 100 बटा 2 50 100 बटा 3 33.3 100 बटा 4 25 100 बटा 5 20। अब आप देखो एएफसी जो है वो लगातार फॉल होता जा रहा है। एएफसी जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है? फॉल। तो जो एएफसी कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, पहली चीज। अब इसकी वजह से इसका डायग्राम किस तरीके से आता है, क्या उसके इंपैक्ट होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जरा ये सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बात करते हैं एएफसी को लेकर। बहुत ध्यान से देखना एएफसी को। देखिए एएफसी का जो आपका डायग्राम है, y x आउटपुट कॉस्ट, दिस इज योर एएफसी। एंड ये इस तरीके से क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है? फॉल करता है। इस शेप को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों नाम देते हैं हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? क्यों इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है? ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो कॉस्ट आपके पास है, ये कौन सी कॉस्ट है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या दिखाता है कि अगर आप इस पे कोई भी दो रेक्टेंगल बनाए, एएफसी की मदद से कोई भी दो रेक्टेंगल, जैसे आपने एक पॉइंट लिया और एक ये रेक्टेंगल बनाया, क्या पॉइंट्स है हमारे पास? ओ ए बी सी, और एक आपने ये पॉइंट लिया B1 और एक रेक्टेंगल बनाया। A1 C1। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एरिया ओ ए बी सी का है वो ही एरिया ओ A1 B1 और C1 का होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपने दो रेक्टेंगल बनाए तो उन दो रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो क्या होगा? सेम होगा। सर यहां क्यों वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है? बता दो, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया सबसे पहले इंप्लीकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
क्या इंप्लीकेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? क्या इंप्लीकेशन है कि रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड टेकिंग different points will provide the same area या will provide the equal area. उससे हम जो एरिया मिलेगा वो इक्वल मिलेगा. अब ध्यान से देखिए यहां कैसे उसकी इंप्लीकेशन है. अब एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अगर आप रेक्टेंगल ओ ए बी सी देखो, ओ ए बी सी, टेकिंग रेक्टेंगल ओ ए बी सी, अगर आप रेक्टेंगल ओ ए बी सी देखो तो लेंथ आपके पास क्या है? ओ ए, और ब्रेथ क्या है आपके पास? ओ ए लेंथ है और ब्रेथ क्या है? ए बी. ए बी बोलो या ओ सी बोलो एक ही बात है. ओ ए इंटू ओ सी. दिस इज योर ओ इज लेंथ एंड ब्रेथ इज ओ सी. अब ओ ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट को. जबकि ओसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट को. और आपको पता है अगर मैं बोल रहा हूं कि एएफसी इज टीएफसी बाय आउटपुट, अगर मैं एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाएगा? टीएफसी. भाई एएफसी क्या था? टीएफसी बाय आउटपुट. मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ओ ए बी सी में ओ ए इज द लेंथ, ओ सी इज द ब्रेथ. ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एएफसी. ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट. तो एएफसी इंटू आउटपुट क्या आ गया? टीएफसी आ गया. सेम वे टेकिंग रेक्टेंगल ओ A1 B1 C1, लेंथ क्या है? OA1, ब्रेथ क्या है? OC1. OA1 इज AFC, OC1 इज आउटपुट. तो AFC इंटू आउटपुट, ये भी क्या आ गया? TFC. और आपको पता है TFC remains same at all level of output. We know TFC remains same at all level of output. जो TFC है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या रहता है? सेम रहता है. मतलब अगर ये TFC 1 आया, इसको मैं AFC इंटू आउटपुट, ये भी इसको मैं AFC 1 और AFC 2 बोल देता हूं, और इसको मैं आउटपुट 1, इसको आउटपुट 2 बोल देता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली OA अलग है, OA1 अलग है. तो मैंने OA को नाम दे दिया AFC 1, OC को नाम दे दिया आउटपुट 1. ऐसे ही OA1 इसको मैंने नाम दिया AFC 2 और OC1 इसको नाम दिया आउटपुट 2. तो ये आ गया TFC 2. वी नो TFC जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या रहता है? सेम. तो आई विल से दैट TFC 1 इज इक्वल्स टू TFC 2. TFC 1 जो है वो किसके इक्वल है? TFC 2 के इक्वल है. और दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं. इसका मतलब जो एरिया है OABC का और जो एरिया है OA1 B1 C1 का वो क्या है? सेम है, मेकिंग दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सअप हो चुकी हैं. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शुरू से ध्यान से सुनिए. सबसे पहले AFC. AFC क्या है हमारा?
पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट किसके इक्वल होता है, टीएफसी बाय आउटपुट। हमने देखा टीएफसी 100 आउटपुट, लगातार एएफसी क्या होता जा रहा है आपका, कम होता जा रहा है। मैंने फिर इसका एक डायग्राम बनाया और मैंने आपको बोला कि ये जो एएफसी डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, साथ में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आपने कहा सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, क्यों आप इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं। मैंने कहा देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि आप कोई भी रेक्टेंगल्स बनाओ तो उनका इक्वल एरिया आएगा। आपने कहा ठीक है सर, तो इनके क्या एरिया इक्वल है, मैंने कहा हाँ जी। आपने कहा प्रूफ करके दिखा दो सर, मैंने कहा लो जी। वैसे प्रूफ करना एग्जाम में नहीं आता है, टू बी सेफर साइड मैंने आपको बता दिया है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी कर्व, यू हैव टू राइट इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इफ द क्वेश्चन इज व्हाई टीएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, व्हाई टीएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आपको यहां से शुरू होना है क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है। मैंने रेक्टेंगल ओए बीसी लिया, तो लेंथ था ओए, ब्रेथ थी ओसी। ओए को मैंने नाम दिया टीएफसी 1, ओसी को नाम दिया आउटपुट 1, दोनों को इंटू करके एएफसी इंटू आउटपुट क्या आता है टीएफसी, तो मैंने दिया टीएफसी 1। फिर रेक्टेंगल लिया OA1 BC1, OA1 लेंथ थी, ब्रेथ थी OC1, OA1 वॉज AFC2 और OC1 को मैंने क्या बोला आउटपुट 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उसको मैंने नाम दिया TFC2। अब TFC1 TFC2, वी नो TFC रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, इसका मतलब TFC1 और TFC2 क्या है, सेम है। और अगर ये दोनों सेम है, TFC1 was the area of this rectangle and TFC2 was the area of this rectangle। मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स के जो एरिया है वो क्या है, सेम है। और सेम है ये तभी पॉसिबल होता है जब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये डेरिवेशन सिर्फ तभी लिख के आनी है जब एग्जाम में पूछा जाए। जैसे आपसे वो पुनः ही पूछता, आज तक नहीं पूछा उसने, वो ये सेफर साइड हमने डिस्कस किया है। आपसे मैक्स इतना पूछा जाता है व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी कर्व, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एबीसी आप समझ चुके, इट्स अ यू शेप। एएफसी आप समझ चुके, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको इस बात का भी आंसर मिल चुका है व्हाई एबीसी इज यू शेप, और आपको इस बात का भी आंसर मिल चुका है व्हाई एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एसी कर्व के साथ, जो कि इन दोनों का सम होता है।